हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके छोटे से और प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा तीसरा लेक्चर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण का, जिसका टॉपिक है आप आज पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। और अपन पढ़ेंगे बेटा आज रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो बच्चों, आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं कि जो दो लेक्चर देख चुका है वही इस लेक्चर को ध्यान से देखे, या जिसके पिछले वाले जो टॉपिक कवर है वही इस टॉपिक पर आए, क्योंकि पीछे वाले जो दो टॉपिक है, दो वीडियो है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये नया वीडियो समझ में आने वाला है। तो बच्चों आओ स्टार्ट करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कैसे कौन कौन से, उनके बारे में सारा समझाने वाला हूं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। आज रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझाता हूं पहले कि जो रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, और आपका टॉपिक का नाम है रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब यह है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को अगर एक दूसरे में मिलाते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होने के कारण नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। उस घटना को ही क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया। और ये तो आप भी जानते हो, जब दो अलग अलग गुणों वाली दो चीजें एक दूसरे में मिलती है तो कुछ कुछ तो होता ही है, और जब कुछ कुछ होगा तो वहां पर नए उत्पाद का निर्माण होगा। तो परिभाषा में समझाता हूं बेटा इसकी कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारकों को एक दूसरे में एक दूसरे में एक दूसरे में मिलाने पर एक दूसरे में मिलाने पर एक दूसरे में मिलाने पर भौतिक एवं भौतिक एवं रासायनिक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के कारण भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के कारण भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के कारण नए पदार्थ, और जो नया पदार्थ होता है बेटा, उस बनने वाले पदार्थ को आप क्या बोल सकते हो? उत्पाद। नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को ही कहा जाता है केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया। इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। दोस्तों लाड लो, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं रासायनिक अभिक्रिया की पूरी दुनिया, और बन्नाट तरीके से पूरे लेक्चर को पढ़ाने वाला हूं। बस आपको जरूरत है तो मेरे साथ पूरे नोट्स बनाते जाओ, पूरी मेहनत करते जाओ। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? दो या दो से अधिक अभिकारकों को जब एक दूसरे में मिलाते हैं तो अभिकारकों में कौन से परिवर्तन होते हैं? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण नया पदार्थ बन जाता है। और उस नए पदार्थ को क्या कहा जाता है? उत्पाद कहा जाता है। और इस घटना को, जो ये प्रोसेस होती है, इस घटना को ही कहा जाता है केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया। अब बेटा आपको मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि जब भी दो पदार्थों को आप एक दूसरे में मिला रहे हो तो उनमें परिवर्तन हो रहे हैं। वो परिवर्तन आपको ये दिखा रहे हैं कि इस अभिक्रिया के दौरान दोनों पदार्थों में परिवर्तन होने से नए गुणों वाला पदार्थ बनने जा रहा है। मतलब पूरी अभिक्रिया के दौरान कुछ ना कुछ घटनाएं आपको दिखाई देने वाली है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान वो घटनाएं कौन सी है जिससे आप ये पता लगा पाते हो कि दो पदार्थों के मध्य क्रिया हो रही है और जिससे नया उत्पाद बन रहे हैं, उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बेटा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब भी दो अभिकारकों के मध्य रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया के कुछ संकेत आपको दिखाई देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले संकेत कौन कौन से हैं? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले संकेत कौन से हैं बेटा? वो संकेत आपको मैं बता रहा हूं। संकेत निम्न है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले संकेत कौन से हैं? पहला, जब भी दो अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो जिस भी पात्र में हो रहे हैं उस पात्र के तापमान में क्या हो सकता है बेटा? परिवर्तन हो सकता है। तापमान में क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। जिस भी पात्र में रासायनिक अभिक्रिया घटित हो रही है उस पात्र का तापमान कम भी हो सकता है और उस तापमान में वृद्धि भी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो बेटा
समझ लेना कि नई चीज दुनिया में आने वाली है, उन दोनों को मिलाने के कारण नई चीज का जन्म होने वाला है। उस जन्म होने वाले पदार्थ को आप क्या बोल सकते हो? उत्पाद बोल सकते हो मेरे दोस्तों। तो पहला तापमान में परिवर्तन हो सकता है, दूसरा उन पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। अवस्था में भी क्या हो सकता है? अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। मान लो आपने द्रव पदार्थ और गैसीय पदार्थ को मिलाया तो बनने वाला उत्पाद है वो आपका ठोस भी बन सकता है। तो अवस्था में परिवर्तन होने के कारण नया पदार्थ आपका निर्माण होता है। तीसरा, पदार्थ के रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। पदार्थ के रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। अगर पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो रहा है तो समझ लेना कि कौन सी घटना हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। चौथा, अभिक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बनेगा वो अवशेष का निर्माण हो सकता है। का निर्माण हो सकता है बेटा, वहां पर अवशेष का निर्माण हो सकता है। मतलब आपका नया पदार्थ ठोस अविलेय पदार्थ बन सकता है। अगर ऐसा होता है तो वो कौन सी घटना है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तापमान में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है और अवशेष का निर्माण हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो नया पदार्थ बनता है और उस नए पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और इस घटना को क्या कहा जाता है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब पढ़ेंगे अपन रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन से प्रकार की है। तो कक्षा 10 का जो सिलेबस है उसी के अनुसार मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि अपना फोकस केवल 10th क्लास बोर्ड एग्जाम पर है। और ये जो वीडियो है ये राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के साथ साथ हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी होने वाली है। सारे विद्यार्थी इस वीडियो को और इस पूरे चैप्टर को पढ़ के बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। बेटा मैं आपको और बताने वाला हूँ, जैसे अपन शुरुआत कर चुके हैं तो पहले केमिस्ट्री पूरी पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद में बायोलॉजी पूरी पढ़ाऊंगा और आपको पूरी फिजिक्स पढ़ाऊंगा। मतलब क्लास 10 का पूरा सिलेबस मेरे चैनल पर आपको मिलने वाला है। डेली आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलती रहेगी, आप नोट्स बनाते रहो और अच्छे नंबर प्राप्त करो। तो बेटा आज अब शुरुआत करते हैं अब कि रासायनिक अभिक्रिया के संकेत मैंने बताई दिए आपको कौन कौन से संकेत है। अब रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन से प्रकार की है कक्षा 10 के सिलेबस में, उसकी तरफ बेटा अपन चलते हैं। तो बेटा आपको मैं बताने वाला हूँ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से हैं? तो बेटा यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हो। आपकी जो पहली रिएक्शन है वो पहली रिएक्शन क्या है बेटा? आपकी संयोजन अभिक्रिया। पहली यहाँ पर कौन सी दे रखी है आपको? संयोजन अभिक्रिया दे रखी है, संयोजन अभिक्रिया। और इसका आपके कक्षा 10 के सिलेबस में ही एक क्रियाकलाप दे रखा है। बेटा मैं आपको पूरे क्रियाकलाप पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि क्रियाकलाप से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर क्रियाकलाप में एक डायग्राम दे रखा है और इस डायग्राम में एक बीकर दे रखा है। बीकर मतलब एक पात्र है और पात्र के अंदर जो ये नीला पदार्थ है इसको क्या बोला? जल बोला गया है। और जल के अंदर थोड़ी देर मात्रा में जो छोटे छोटे कण आपको दिखाई दे रहे हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे जो कण हैं, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड लिया सबसे पहले, तो धीरे धीरे मात्रा में इसमें जल मिलाया और जल मिलाने के बाद में ये कहना चाहता है कि आप इसकी हथेली से इसको टच करके देखिए आपको तापमान में कोई परिवर्तन आता है या नहीं आता है, ये आपको बताना है। और जो नया पदार्थ बनता है वो कौन सा बनेगा? इसमें दे रखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से जल के साथ अभिक्रिया से किसका निर्माण होता है? बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। तो बेटा ये क्रियाकलाप क्या है कि एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड था बुझा हुआ, और यहाँ पर बेटा क्या है? थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना लीजिए, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए और स्पर्श करके देखिए कि इस तापमान में कोई परिवर्तन होता है या नहीं होता है। तो इसको मैं समझाने वाला हूँ बेटा। पहली जो आपकी रिएक्शन है, पहली रिएक्शन को मैं समझा रहा हूँ बेटा। संयोजन अभिक्रिया क्या है? पहली है आपकी संयोजन अभिक्रिया। पहली रिएक्शन आपकी कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्रियाकलाप को पूरा यहाँ पर समझा दूंगा और भी नए उदाहरण आपको बता दूंगा। बस जरूरत है तो आपको पढ़ने की। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करूंगा, फिर आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से पूरी चीज कवर करवाने वाला हूँ। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है कि दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके, दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करे, केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करे, केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करे, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करे। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है बेटा? आपकी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब बेटा एक रे एक दो और दो से कितना हो जाए? एक हो जाए
ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है बेटा? आपकी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। आप बहुत समझदार हो, वैसे समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक कौन था? ए था, और दूसरा कौन था? बी था, और ए और बी मिलकर केवल ए प्लस बी नहीं बने, दोनों एक दूसरे के हो जाए और किस में बदल जाए? ए बी में बदल जाए, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ पर अभिकारक दो है लेकिन उत्पाद कितना है? एक है। ये बेसिक एग्जाम्पल है। ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है आपका संयोजन अभिक्रिया। इसके उदाहरण के बारे में बात करने वाला हूं बेटा कि उदाहरण क्या क्या है। तो पहला क्रियाकलाप है उसको मैं पूरा समझाने वाला हूं बेटा। आपका जो क्रियाकलाप था वो क्या था कि उदाहरण के बारे में बात करेंगे आज, संयोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा के बारे में बात कर चुके हैं कि दो अभिकारक क्रिया करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करे, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण क्या है? उदाहरण के बारे में बात करेंगे। आपने एक बीकर लिया था, बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड की थोड़ी सी मात्रा ली थी और उसमें धीरे धीरे क्या क्या मिलाया था? जल मिलाया था, और जल मिलाने के बाद में जो नया पदार्थ बनता है उसको आपको बताना है, और तापमान में क्या परिवर्तन होता है उसको बताना है। तो मैं आपको बताता हूं कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या जिसको आप क्या बोल सकते हो? बिना बुझा चूना। कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा चूना होता है, और जल के साथ, इसके साथ, जल के साथ तीव्रता से, जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया, जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके, जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने, बुझे हुए चूने, बुझे हुए चूने या चूने का पानी, बुझे हुए चूने या चूने का पानी, या जिसको आप क्या बोल सकते हो? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, निर्माण करता है। सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर क्या लिखोगे बेटा आप? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो आपका बुझा हुआ चूना है। इसका रासायनिक नाम क्या है बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड नहीं है, इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है तथा बीकर के, तथा बीकर की उष्मा में वृद्धि होती है। जब आप बीकर के हाथ लगाओगे तो थोड़ा सा आपको तापमान ज्यादा मिलेगा, हथेली आपकी गर्म हो सकती है। बीकर की उष्मा में क्या होती है? वृद्धि होती है। बीकर की उष्मा में क्या होती है बेटा? वृद्धि होती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना की किसमें मिलाओगे? जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके करेगा, और किसका निर्माण करेगा? बुझे हुए चूने का या चूने का पानी का या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उस दौरान थोड़ी सी हीट बाहर निकलेगी, मतलब अभिक्रिया कौन सी होने वाली है? जिस अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकलती है, उष्मा सेपी होती है। तो इस प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया आपको मैं बताने वाला हूं। तो बेटा किस प्रकार आपको रिएक्शन समझाऊंगा मैं पूरी कि आपकी अभिक्रिया किसके साथ हो रही है? अभिक्रिया आपकी हो रही है यहाँ पर बेटा, अभिक्रिया यहाँ पर हो रही है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एक ठोस कंपाउंड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है। इसकी क्रिया किसके साथ करा रहे हो आप? जल के साथ, H2O, जल के साथ लिक्विड हो रहा है। और जल को आप क्या बोल सकते हो बेटा? HOH भी बोल सकते हो। यहाँ पर जल के साथ अभिक्रिया हो रही है, और आपका क्या बढ़ने वाला है यहाँ पर? CaOH का होल ट्वाइस, जिसको आप क्या बोल सकते हो? बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना या चूने का पानी, चूने का पानी। और इसका रासायनिक नाम पहले ही बता चुका हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस अभिक्रिया के दौरान बाहर क्या निकलती है? उष्मा बाहर निकलती है। मतलब ये अभिक्रिया संयोजन होने के साथ साथ उष्मा से पीपी है। तो बेटा इस अभिक्रिया में ध्यान से देखिए, अभिकारक कितने हैं आपके पास? दो है। पहला अभिकारक आपका कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा अभिकारक आपका क्या है? जल है। और दो अभिकारक क्रिया करके केवल एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, जिसका नाम है बेटा बुझा हुआ चूना या चूने का पानी। अब और बताता हूं बेटा, जो आपका ये आपका जो बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, जो आपका बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना है, इस बुझे हुए चूने का उपयोग, बुझा हुआ चूना
या चूने के पानी का उपयोग, चूने के पानी का उपयोग, चूने का पानी का उपयोग कहाँ किया जाता है? दीवारों पर सफेदी करने में किया जाता है। 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 दीपावली के टाइम या कोई फेस्टिवल के टाइम आपने देखा होगा, मंदिरों पर जो पुताई की जाती है वो किसकी होती है? चूने के पानी की होती है, बुझे हुए चूने की होती है। तो बुझे हुए चूने का उपयोग कहाँ करेंगे? दीवारों पर सफेदी करने में किया जाता है। बेटा और बात बताता हूँ, जो आपका चूने का पानी या बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना क्या करता है बेटा? जब दीवारों पर पुताई कर देते हैं तो बेटा आपको पता है वायुमंडल में जो गैसें हैं उनमें से बुझा हुआ चूना वायुमंडलीय CO2 गैस के साथ, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस के साथ, CO2 गैस के साथ धीरे से धीरे 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 अभिक्रिया करके, धीरे धीरे अभिक्रिया करके, धीरे धीरे अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत, कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत का निर्माण, कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत का क्या कर देता है? पतली परत का निर्माण कर देता है, निर्माण कर देता है। तो बेटा यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, जो बुझे हुए चूने का पानी, आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसमें जल मिलाया और जल मिलाकर आपका क्या बन गया? बुझा हुआ चूना मिल्क बन गया। इस बुझे हुए चूने का उपयोग कहाँ किया जाता है? दीवारों पर सफेदी करने में किया जाता है, मतलब पुताई करने में किया जाता है। और ये बुझा हुआ चूना है वायुमंडलीय CO2 के साथ धीमे से अभिक्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत का निर्माण कर देता है। इस कारण क्या होता है बेटा? इस कारण ये होता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत है वो, इस कारण क्या होता है? इस कारण दीवारों पर, पुताई करने के, पुताई करने के 2 या 3 दिन बाद, 2 या 3 दिन बाद चमक उत्पन्न हो जाती है। पुताई करने के 2 या 3 दिन बाद दीवारों में क्या उत्पन्न हो जाती है? दीवारों में चमक उत्पन्न हो जाती है। दीवारों पर चमक उत्पन्न हो जाती है। दीवारों पर चमक उत्पन्न हो जाती है। दीवारों पर क्या उत्पन्न हो जाती है? चमक उत्पन्न हो जाती है। और ध्यान देने योग्य बात है कि जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है उसको संगमरमर भी कहा जाता है। तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र, संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वो भी क्या है? संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वो भी CaCO3 है। और CaCO3 का जो रासायनिक नाम है वो भी क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया कि दीवारों पर किसकी पुताई करोगे? बुझे हुए चूने के पानी की पुताई करोगे। और जो ये बुझा हुआ चूना है ये वायुमंडलीय CO2 के साथ अभिक्रिया करता है, किसकी पतली परत बना देता है? कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना देता है, जिसको क्या कहा जाता है? संगमरमर। मतलब आप ये मत समझ लेना कि संगमरमर जो मार्बल होता है वो दीवारों पर उत्पन्न हो जाता है, नहीं बेटा, ओनली पतली परत बनती है। और उसका सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है, जिसका रासायनिक नाम क्या होगा? C को बोलते हैं कैल्शियम, और CO3 जब लास्ट में जुड़ जाता है तो उसको बोला जाता है कार्बोनेट। पूरा नाम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो वायुमंडलीय CO2 के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बनाता है। कारण ये अभिक्रिया धीमे से होती है, कारण दीवारों पर पुताई करने के 2 या 3 दिन बाद दीवारों में क्या उत्पन्न हो जाती है? चमक उत्पन्न हो जाती है। अभिक्रिया के माध्यम से पूरा समझाना चाहूंगा कि आपने क्या किया? CaOH का होल ट्वाइस, जो आपका एक्वस है, जल के अंदर है, चूने का पानी, ये चूने का जो पानी है वो किसके साथ अभिक्रिया करता है? चूने का पानी अभिक्रिया करता है किसके साथ? वायुमंडलीय CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। तो किसका निर्माण करता है? CaCO3। जो आपका ठोस पतली परत बनती है तो आप क्या बोलते हो? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हो। कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बन जाती है और साथ में यहाँ पर थोड़ी सी मात्रा में नमी रहती है, जल की मात्रा वहां पर आपको मिलती है। अभिक्रिया बैलेंस है या नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हो। कैल्शियम परमाणु 1 है, इधर भी कैल्शियम परमाणु 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, उधर भी हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 तो ये रहे, 2 इधर है, तो यहाँ पर 3 रहे, कितने हो गए? 4 हो गए। तो इधर कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है,
तो पूरी समीकरण क्या है बेटा, बैलेंस भी है। ये बुझे हुए चूने का पानी CO2 गैस के साथ अभिक्रिया करेगी, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर देता है, इसी कारण वहां पर चमक उत्पन्न हो जाती है। तो पहला उदाहरण आपको मैंने बता दिया है किसका, संयोजन अभिक्रिया का, कि जो बिना बुझा चूना होता है वो पानी मिलाने पर उसमें तापमान में वृद्धि होती है, हाथ आपका गर्म हो जाएगा थोड़ा सा, साथ में आपका क्या बन जाता है, बुझा हुआ चूना, और वो बुझा हुआ चूना या चूने का पानी CO2 के साथ अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बनाता है, इस कारण दीवारों में चमक उत्पन्न हो जाती है। यह अभिक्रिया धीरे से होती है, इस कारण 2-3 दिन का टाइम यहाँ पर लगता है। और भी उदाहरण है, और उदाहरणों की बात करते हैं बेटा। कौन से उदाहरण है यहाँ पर, उदाहरण नंबर 2 है, वो क्या है बेटा, उदाहरण नंबर 2 आपका क्या होने वाला है संयोजन अभिक्रिया का, आपका उदाहरण नंबर 2 यहाँ पर बता रहा हूँ। जो मैग्नीशियम धातु होती है, मैग्नीशियम धातु का अगर वायु की उपस्थिति में दहन कर दिया जाए, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में दहन कर दिया जाए, दहन, यहाँ पर एक कंपाउंड बनता है MgO। MgO क्यों बनाया वो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैग्नीशियम जब अकेला होता है तो 0 आवेश होता है, ऑक्सीजन भी खुद से जुड़ी है तो इसके ऊपर भी 0 आवेश है, लेकिन जब मैग्नीशियम किसी और तत्व के साथ जाता है तो मैग्नीशियम पे +2 आ जाता है और ऑक्सीजन पे -2 आ जाता है, आवेश बराबर है तो किसमें कट जाता है आवेश, और आवेश कट के MgO बन जाता है, और इस MgO को ही क्या बोला जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण। Mg को बोलो मैग्नीशियम, और O जब भी लास्ट में जुड़ जाए क्या लगाओ, ऑक्साइड लगाओ बेटा, और ये आपका श्वेत चूर्ण होता है। इस अभिक्रिया में जरा ध्यान से देखिए बेटा, इस अभिक्रिया में भी क्या है कि आपके जो 2 अभिकारक कितने हैं, अभिकारक यहाँ पर कितने हैं बेटा, अभिकारक इसमें भी 2 अभिकारक है, एक पहला आपका मैग्नीशियम है, दूसरा अभिकारक आपकी ऑक्सीजन गैस है, दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, उत्पाद केवल कितना बन रहा है, एक ही बन रहा है बेटा। लेकिन यहाँ पर मैंने पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुका है कि जो मैग्नीशियम का रिबन होता है, ये इसका दहन करने से पहले इसको रेगमाल से रगड़ा जाता है, क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ तो क्रिया करता है नॉर्मल टेम्परेचर पर भी, और किसकी परत बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो पहले से ही मैग्नीशियम के ऊपर किसकी परत होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो जब आप इसको जलाने जाओगे तो पहले तो आपको किसकी परत हटानी पड़ेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हटानी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत रहेगी तो मैग्नीशियम तो क्रिया ही नहीं करेगा ना, इसलिए उसको रगड़ा जाता है। तो 2 अभिकारक उत्पाद एक। तीसरा उदाहरण यहाँ पर बेटा बात करूंगा, तीसरा उदाहरण क्या है आपका, तीसरा उदाहरण ये है, जो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है ये ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया करती है और क्या बनाती है, H2O, जल के निर्माण करती है, जल के अणु का निर्माण करती है। यहाँ पर हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करने के लिए, और आपका जो जल बनता है वो क्या होता है, 2H2O होता है, और इसमें भी बेटा क्या बाहर निकलती है, उष्मा बाहर निकलती है। इस अभिक्रिया के दौरान भी क्या बाहर निकलती है, उष्मा बाहर निकलती है। तो अभिकारक आपके कितने हैं, 2 है, H2 और O2, और आपका उत्पाद कितना है, केवल एक ही है, जिसका नाम क्या है, जल। इस अभिक्रिया को भी आप क्या बोल सकते हो, संयोजन अभिक्रिया बोल सकते हो। चौथा जो उदाहरण है आपका वो ये है कि आपका जो कार्बन होता है, कोयला ठोस होता है, इसका भी ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में क्या किया जाए, अगर दहन किया जाए, बोर्ड एग्जाम में पहले पूछी गई है, ये PYQ का क्वेश्चन है, राजस्थान बोर्ड में आ रखा है कि कोयले के दहन की समीकरण लिखो। कोयले के दहन की समीकरण भी इसको कहा जाता है, कोयले के दहन की समीकरण, कोयले की दहन की समीकरण अभिक्रिया किस प्रकार की है उसके बारे में पूछा गया है। तो C+O2 मिलकर कौन सी गैस बना देता है, यहाँ पर CO2 गैस का निर्माण कर देता है, और CO2 गैस को क्या बोला जाता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहा जाता है। तो C+O2 मिलकर CO2 बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर बन रही है। इस समीकरण को कोयले की दहन की समीकरण भी कहा जाता है। अभिकारक इसमें भी कितने ही, 2 है, उत्पाद केवल अकेला है, जिसका नाम क्या है, CO2। तो मेरे दोस्तों, मेरे लाडलो, मेरे बच्चों, आपको एक ही चीज कहना चाह रहा हूं कि जब 2 इंसान अलग अलग हो और दोनों एक दूसरे से क्रिया कर जाए तो प्रोडक्ट कितना बने, एक बने। इसको ही तो बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, योग होगा। ये आपकी संयोजन अभिक्रिया की कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों, ये आपकी पूरी कवर हो चुकी है संयोजन अभिक्रिया। अब एक और बात बताना चाहता हूं मैं आपको कि जो संयोजन अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया के दौरान हमेशा आप देख रहे हो उष्मा बाहर निकल रही है। संयोजन अभिक्रिया के दौरान क्या बाहर निकल रही है बेटा, उष्मा। संयोजन अभिक्रिया के दौरान क्या बाहर निकलती है बेटा, उष्मा बाहर निकलती है। संयोजन अभिक्रिया के दौरान क्या बाहर निकल रही है बेटा, आपकी उष्मा बाहर निकल रही है संयोजन अभिक्रिया के दौरान। तो अब दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, उष्मा सेपी अभिक्रिया के बारे में आपको मैं बताता हूं। उष्मा सेपी अभिक्रिया आपका टॉपिक क्या है बेटा, उष्मा सेपी अभिक्रिया। ये क्या है, डेफिनेशन की बात करते हैं।
वह अभिक्रिया जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा बाहर निकलती है या उष्मा का निर्माण होता है, उष्मा बाहर निकलती है, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। मेरे कहने का मतलब एक ही है बेटा कि अगर दो अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं, उत्पाद के साथ साथ केवल उष्मा भी बाहर निकल रही है, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो बेटा एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूँ। जिसका पहला एग्जाम्पल है, अभी मैंने बता दिया कि हाइड्रोजन गैस, ये भी एग्जाम में PYQ है, पहले पूछा गया क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस किसके साथ क्रिया करती है? हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया करके, हाइड्रोजन गैस व ऑक्सीजन गैस के साथ, हाइड्रोजन गैस व ऑक्सीजन गैस से जल का निर्माण किस प्रकार की अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखो, ये H2 है हाइड्रोजन गैस, या आपकी O2 है ऑक्सीजन गैस। H2 और O2 जब क्रिया करते हैं तो आपका H2O बनता है, 2H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन के ये ले लेना, दो 4 परमाणु, 2H2, और साथ में इस अभिक्रिया में क्या बाहर निकलती है? उष्मा बाहर निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के कंबाइन होने से जल का निर्माण होता है, साथ में उत्पाद उष्मा भी बाहर निकलती है। इस कारण इस अभिक्रिया को आप क्या बोल सकते हो? उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोल सकते हो। तो बेटा वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा बाहर निकले, ऐसी अभिक्रिया को आप क्या कहोगे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहोगे। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से जल का निर्माण होना भी आपकी कौन सी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उदाहरण नंबर 2 की तरफ चलते हैं बेटा। इसका उदाहरण नंबर 2 कौन सा है? उदाहरण नंबर 2 इसका ये है, प्राकृतिक गैस का दहन। PYQ में राजस्थान बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट के 10 साल की पेपर उठा के देख लेना बेटा, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। प्राकृतिक गैस का दहन, ये पूछा गया है कि प्राकृतिक गैस के दहन की समीकरण लिखो। प्राकृतिक गैस का दहन भी किस प्रकार की अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो प्राकृतिक गैस जो होती है उसको बोला जाता है CH4, उसका सूत्र होता है CH4, उसको बोलते हैं मेथेन गैस। कौन सी गैस? मेथेन गैस। दहन करने के लिए आपको पता है हमेशा ऑक्सीजन गैस होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई किसी का भी दहन किया जा सकता है। और यहाँ पर दहन करने के लिए क्या लगानी पड़ेगी? आग लगानी पड़ेगी। तो जैसे ही मेथेन गैस में ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है, ताप वहां पर दिया जाता है। तो हमेशा याद रखना बेटा, आज जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ हमेशा याद रखना, जब कार्बन जले तो क्या बना दो? CO2 गैस बना दो। जब यहाँ पर ऑक्सीजन की अधिकता रहेगी बेटा, क्या रहेगी? यहाँ पर ऑक्सीजन की अधिकता एक्सिस में रहेगी, क्योंकि जब ऑक्सीजन कम रहती है और कार्बन जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनती है। तो जब कार्बन जले तो क्या बना दो? CO2। और जब हाइड्रोजन भी जले तो क्या बना दो? H2O बना दो। ये रटने की जरूरत नहीं है, आपका जल बन गया। और अभिक्रिया के दौरान क्या बाहर निकलेगी? उष्मा बाहर निकलेगी। तो आपका प्राकृतिक गैस की दहन की समीकरण को संतुलित कर लो। यहाँ पर कितने बेटा कार्बन? एक है, इधर बैलेंस के लिए 2 लगा लो। देखो 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने? इधर 4 है। हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर आपके। यहाँ से बेटा बैलेंस करना है इसको, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंसिंग के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर ये बोर्ड काम क्यों नहीं कर रहा? यहाँ पर बैलेंस करते हैं बेटा आपके। बैलेंसिंग के लिए आपको मैं बता देता हूँ बैलेंस कैसे होगी ये समीकरण। 1 मिनट का थोड़ा सा टाइम लूंगा बेटा आपका। यहाँ पर कुछ फेक आ गई है, यहाँ पर बोर्ड क्यों काम नहीं कर रहा? ये कर रहा है काम। तो बेटा यहाँ पर बन रही है आपकी CO2 गैस। तो यहाँ पर कार्बन कितने? इधर भी 1 है, इधर भी कार्बन कितने हैं? 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर टोटल 4 है। 4 हाइड्रोजन लगने के लिए यहाँ पर 2 लगा दो, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 2 है, उधर 2 और 2 4 है। तो बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर भी क्या लगा दो बेटा? 2 लगा दो। ये समीकरण आपकी बैलेंस हो चुकी है। तो मेथेन गैस का जब दहन किया जाता है ऑक्सीजन की अधिकता में, तो आपके 2 प्रोडक्ट बनते हैं, CO2 गैस और H2O, और साथ में उष्मा बाहर निकलती है। इसको इस कारण प्राकृतिक गैस के दहन को कौन से अभिक्रिया का उदाहरण बताया गया है?
उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण बताया गया है। तीसरा जो उदाहरण है वो क्या है कि सड़ी हुई फल सब्जियां, सड़ी हुई फल तथा सब्जियों से, सड़ी हुई फल तथा सब्जियों से, फल तथा सब्जियों से कंपोस्ट, कंपोस्ट का मतलब होता है बेटा खाद, आपका जैविक खाद होता है, जैविक खाद, कंपोस्ट का निर्माण होना, कंपोस्ट का निर्माण होना भी कौन सी अभिक्रिया है, कंपोस्ट का निर्माण होना भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आपने भी देखा है गांव में बहुत लोगों ने इसको, बहुत सारे बच्चों इस चीज को समझ सकते हैं कि अपने घर पे कोई भी राशन का सामान लाते हैं या कोई फल फ्रूट्स लाते हैं, सब्जियां लाते हैं, तो उसको यूज करके जो उनके छिलके होते हैं या जो यूजलेस आइटम्स होते हैं उनको अपन एक जगह रख देते हैं। और बाद में गाँव में क्या होता है बेटा, एक स्थान होता है जहाँ पर प्रॉपर जो वेस्ट वगैरह का गोबर होता है उसको भी डाला जाता है और उसी में उसको मिला देते हैं। तो बाद में क्या होता है बेटा, ये जो आपकी सड़ी हुई फल सब्जियां हैं और फल फ्रूट है, ये क्या करते हैं वहां पर उसमें बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं, 4-5 महीने तक वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। और फिर गाँव में जब जो आपका गोबर है वो सड़ के जैविक खाद में बन जाता है और जब आप खेत में डालने जाते हो तो आपको पता है वहां पर हीट बाहर निकलती है, हीट बाहर निकलती है, आपने खुद इस चीज को फील किया हुआ है, हीट बाहर निकलती है। इस कारण इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है बेटा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। क्योंकि सड़ी हुई फल सब्जियों तथा कंपोस्ट से क्या निर्माण होता है, कंपोस्ट का निर्माण होते टाइम क्या बाहर निकलती है, उष्मा बाहर निकलती है, इसलिए इसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। इसका जो लास्ट उदाहरण है वो मैं आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूं बेटा। लास्ट उदाहरण क्या है कि शोषण भी कौन सी विक्रिया है, शोषण। उदाहरण नंबर 4 आपका श्वसन, शोषण भी कैसे अभिक्रिया है, शोषण भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, शोषण भी कैसे अभिक्रिया है, एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, शोषण भी कैसे अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब बेटा यहाँ से भयंकर क्वेश्चन निकलता है कि शोषण कैसे अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी, तो शोषण उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है, ये भी बोर्ड का क्या है PYQ क्वेश्चन है कि शोषण को एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया समझते हो तो आप क्यों समझते हो। तो इसका मैं रीजन बताने वाला हूं बेटा आपको कि जब हम भोजन करते हैं, भोजन में दाल चावल आलू ब्रेड, ब्रेड से आपको क्या प्राप्त होता है, ब्रेड से कार्बोहाइड्रेट, ब्रेड से क्या प्राप्त होता है, आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। भोजन में आप दाल चावल आलू ब्रेड से किसको प्राप्त करते हो, आप कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त करते हो। और कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसमें होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज में होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसमें होता है, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसमें होता है, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज जो हमारे शरीर में श्वसन क्रिया के द्वारा जो गई है, ग्लूकोज जो हमारे शरीर में श्वसन क्रिया के द्वारा जो ऑक्सीजन गई है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज श्वसन क्रिया में उपयोग में की गई श्वसन क्रिया में उपयोग में की गई ऑक्सीजन से, उपयोग में की गई ऑक्सीजन से क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके, किसका निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है, ऊर्जा का क्या करता है, निर्माण करता है। अतः इस अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का। अतः शोषण कौन सी अभिक्रिया है, शोषण उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, शोषण कौन सी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बेटा 1 मिनट के लिए मैं पानी पी के आता हूँ, आप इसको जब तक नोट डाउन कीजिएगा। क्या है,
दोस्तों एक बार फिर से आ चुका हूँ। उष्मा से अभिक्रिया क्या है? उष्मा से अभिक्रिया का जो लास्ट उदाहरण है कि श्वसन भी किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन भी एक उष्मा से अभिक्रिया क्यों है? कि हम भोजन करते हैं तो भोजन में जो बड़े बड़े टुकड़े खाते हैं भोजन के, उनको पाचन की क्रिया द्वारा सरल टुकड़ों में बदल दिया जाता है और भोजन में अपन दाल चावल आलू ब्रेड से क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। इस कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो हमारे शरीर में ग्लूकोज में होता है और ये ग्लूकोज हमारे शरीर में जो कोशिकाओं में ऑक्सीजन गैस होती है उस ऑक्सीजन गैस से क्या करता है? क्रिया करके इसमें किसका निर्माण कर देता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। इस कारण श्वसन कैसी अभिक्रिया है? एक उष्मासेपी अभिक्रिया है। इसके उदाहरण समीकरण को मैं समझाना चाहूंगा कि आप श्वसन क्रिया में किसका उपयोग कर रहे हो बेटा? श्वसन क्रिया में आप उपयोग कर रहे हो, श्वसन क्रिया में आप किसका उपयोग कर रहे हो? C6H12O6 जिसको बोलते हो आप ग्लूकोज, ग्लूकोज का उपयोग कर रहे हो। और ये हमारे शरीर में उपस्थित जो कोशिकाएं हैं उनसे कौन सी गैस से अभिक्रिया करता है? ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके क्या बनाता है? 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बनाता है और 6 अणु किसके बनाता है? जल के बनाता है और लास्ट में किसमें टूट जाता है बेटा? लास्ट में इस अभिक्रिया के दौरान किसका निर्माण हो जाता है? ऊर्जा। श्वसन में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। इस कारण इस अभिक्रिया को किस में रखा गया है? उष्मासेपी अभिक्रिया में रखा गया है। उष्मासेपी अभिक्रिया क्या थी पूरा आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अब बेटा आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, वो उसके बाद में वियोजन अभिक्रिया के बारे में बात कर ही लेते हैं बेटा। वियोजन अभिक्रिया क्या है? वियोजन अभिक्रिया तो दूसरे नंबर की जो आपकी अभिक्रिया है वो कौन सी बेटा? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जिसको क्या बोला जाता है? अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। अगर मैं वियोजन की सामान्य भाषा में बात करना चाहूंगा वो पूरा समझा देता हूं मैं पहले आपको, फिर अपन क्रियाकलाप की तरफ आते हैं। इसकी तरफ आते हैं बेटा? वियोजन अभिक्रिया की तरफ आते हैं। उससे पहले मैं आपको वियोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन और सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। वियोजन अभिक्रिया तक आज अपन पढ़ने वाले हैं। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया क्या का दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। अगर मैं वियोजन के सामान्य अर्थ की बात करूं, वियोजन का सामान्य अर्थ, वियोजन का जो सामान्य अर्थ होता है वो टूटना होता है। वियोजन का सामान्य अर्थ क्या होता है? टूटना। अपघटन का मतलब भी होता है टूटना। वियोजन का मतलब होता है टूटना, मतलब एक अभिकारक टूट जाए और उत्पाद कितने बन जाए? 2 या 2 से अधिक उत्पाद बन जाए। ऐसे अभिक्रिया को मेरे दोस्तों क्या कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो परिभाषा के बारे में बात करना चाहता हूं कि एक वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर एक अभिकारक को उष्मा, एक अभिकारक को उष्मा या प्रकाश या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, वो अभिक्रिया मेरे दोस्तों कौन सी कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो बेटा क्या है वियोजन अभिक्रिया? अभिकारक आपके पास कितना होगा? एक। टूटेगा कब? ऐसे पड़ा पड़ा तो टूटने वाला नहीं है, उसको कुछ ना कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी आपको। और वो ऊर्जा किसके माध्यम से दे सकते हो भाइयों? ऊर्जा दे सकते हो आप उष्मा के रूप में, मतलब ताप देकर, तो आप दे सकते हो प्रकाश के रूप में, मतलब सूर्य का प्रकाश, और वो दे सकते हो आप विद्युत धारा। इस आधार पर भी जो वियोजन अभिक्रिया है उनको 3 प्रकारों में बांट दिया कि ये तीनों चीजें दे दी जाए अगर अभिकारक को तो वो टूटेगा 100%। और किसमें टूटेगा? 2 या 2 से अधिक उत्पादों में। इसके बेसिक एग्जांपल की बात करूं, जैसे आपके पास कोई अभिकारक ए बी है, इसको आप उष्मा देते हो, उष्मा ताप देते हो, या आप इसको प्रकाश देते हो, विद्युत धारा देते हो, तो ये किसमें टूट जाए? ए प्लस बी में, मतलब संयोजन में ए प्लस बी मिलकर दोनों एक हुए थे और किसका निर्माण करे थे? ए बी का निर्माण, मतलब 2 ए प्लस बी थे वो एक हो चुके थे, दोनों एक दूसरे के हो चुके थे, किसको बना चुके थे? एक दूसरे के रूप में, ए बी के रूप में आ चुके थे। लेकिन यहाँ पर विलन आया। विलन कौन आया? उष्मा आई, प्रकाश आए, विद्युत धारा आई, ये बीच में विलन का काम करते हैं
और जो दो इंसान ए बी थे, एक बन चुके थे, उनको एक को तोड़ने का काम करते हैं उष्मा प्रकाश और विद्युत धारा। जैसे उष्मा प्रकाश और विद्युत धारा देते हैं, ए प्लस बी में ये टूट जाता है। तो ए बी एक अभिकारक है, उत्पाद दो बन रहे हैं, ऐसे अभिक्रिया को आप कह सकते हो वियोजन अभिक्रिया कहा जा सकता है। तो इस आधार पर जो आपकी वियोजन अभिक्रियाएं हैं वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो वियोजन अभिक्रिया का मैं पहले आपको एक क्रियाकलाप के द्वारा बताना चाहता हूं। वियोजन अभिक्रिया को क्रियाकलाप के द्वारा आपको मैं बताना चाहता हूं। तो बेटा वियोजन अभिक्रिया, जिसको अपघटन भी बोल रहे हो, और आप समझ भी चुके होंगे कि किसी अभिकारक को अब उष्मा प्रकाश ताप देकर आप तोड़ोगे दो या दो से अधिक उत्पादों में। एक बालिका है, बालिका ने क्या कर रखा है, बालिका ने यहां पर ले रखा है एक बर्नर। बालिका बड़ी सुंदर नजर आ रही है और बालिका ने क्या ले रहा है, ले रखा है बर्नर ले रखा है। और यहाँ पर एक फरक नली ले रखी है जिसको आप खोतन नली बोल रहे हो, क्योंकि गर्म कर रहे हो उसको बोल रहे हैं खोतन नली। और इस खोतन नली में आप क्या ले रहे हो, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल ले रहे हो। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेकर इससे पकड़ रखे हैं, चिमटे से पकड़ रखे हैं। चिमटा है, चिमटे से पकड़ रखी है, बालिका ने चिमटे से पकड़ रखा है और चिमटे में फेरस सल्फेट के कुछ क्रिस्टल लेकर गर्म करके देख रही है। गर्म कर रही है तो फेरस सल्फेट को क्या प्राप्त हो रहा है, उष्मा प्राप्त हो रही है। उष्मा प्राप्त होने पर क्या होता है वो सब आपको क्रियाकलाप के द्वारा समझाना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लीजिए। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। खोतन नली को बर्नर या स्पिरिट की ज्वाला पर गर्म कीजिए जैसा चित्र में दिखाया गया है, और गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए। तो ये क्या कहना चाह रहा है वो मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ। कैसे, आपने क्या बोला बेटा, आपने बोला अभिक्रिया में क्या बोला, अभिक्रिया में बोला कि आपका किसका क्रिस्टल ले रखा है, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल ले रखा है। तो बेटा फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल का सूत्र होता है, इसको उदाहरण के द्वारा आप ऐसे बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बेटा, ये जो पहली अभिक्रिया है ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और नाम क्या है, फेरस सल्फेट का वियोजन का, और ताप दे रहे हैं तो कौन सा वियोजन है, उष्मीय वियोजन। फेरस सल्फेट का कौन सा वियोजन है, उष्मीय वियोजन है। मैं आपको बता देता हूं पूरी बात कि जो आपका फेरस सल्फेट है उसके क्रिस्टल का उसमें वियोजन कर रहा है। फेरस सल्फेट का सूत्र होता है 7H2O। ये फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का सूत्र है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का सूत्र, फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है उसका सूत्र है। और बेटा आपको मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, यहाँ पर 7H2O है, इस कारण इसको हरा तोता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हरा तोता। और जो इसका रंग होता है वो रंग इस टाइम है बेटा हरा। रंग कैसा है इस टाइम, हरा। और बेटा आपको मैं बता रहा हूँ, जब इसको क्या करोगे आप गर्म करोगे तो सबसे पहले ये जो जल के अणु है, लवण के लास्ट में जो जल के अणु होते हैं उनको क्रिस्टल का जल कहते हैं। तो FeSO4 को जैसे ही गर्म करते हैं ये जल के अणु बाहर आ जाते हैं और आपके पास में FeSO4 और क्या प्राप्त होता है, आपको H2O प्राप्त होता है। ये 7H2O जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। फिर ये देखो बेटा प्रकनली में, खोतन नली में हो रहा है ना कार्य, तो जल के अणु तो बाहर निकलकर वाष्प के रूप में उड़ जाते हैं। फिर ये वापस गर्म होगा, मतलब इसको क्या देंगे, उष्मा दे रहे हैं खोतन नली के अंदर ये। तो ये FeSO4 है आपका, जो इधर लिख देता हूँ सेकंड समीकरण बेटा, ये जो आपका FeSO4 है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। ये फेरस सल्फेट क्या होता है, फेरस सल्फेट को आप उष्मा देने पर ये अपघटित हो जाता है इसके अंदर Fe2O3 में। आपका Fe2O3 में इसको बोलते हैं बेटा फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक क्यों बोल रहे हो बेटा, क्योंकि Fe पर जब +3 चार्ज आ जाए उसको बोलते हैं फेरिक आयन, और Fe पे +2 चार्ज आ जाए उसको बोलते हैं फेरस आयन। तो ये जो 3 है वो +3 में है, इसलिए यहाँ पर फेरिक और ऑक्सीजन लास्ट में होती है तो ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। साथ में यहाँ पर SO2 गैस और साथ में यहाँ पर SO3 गैस का निर्माण होता है। रिएक्शन को एक बार बैलेंस कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले तो आप प्रकनली में जो आप फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लेते हो उसका रंग हरा होता है, जैसे गर्म करते हो ये 7H2O बाहर निकल जाते हैं और फिर से फेरस सल्फेट बचता है। वो फेरस सल्फेट किसमें बदल जाता है, ये तो बेटा अंदर की बात है, आपको बुक में नहीं मिलेगी। ये किसकी बात है, अंदर की बात, ये बुक के अंदर नहीं है। लेकिन वास्तविकता यही है कि फेरस सल्फेट में 7H2O क्रिस्टल जल के होते हैं, गर्म करने पर वो जल बाहर निकल जाता है। फिर आपका जो बुक में ये रिएक्शन दे रखी है कि फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनती है। SO2 को क्या बोलते हैं, सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड। और ये आपकी है सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस, सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस। तो बेटा फेरस सल्फेट का जब भी उसमें वियोजन होता है
फेरिक ऑक्साइड बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। रिएक्शन को बैलेंस कर लो, यहाँ पर 2 लगा दो, पूरी तरह रिएक्शन देख लेते हैं। Fe कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 दूनी 8, 3 2 6 2 3। यहाँ पर कितने बेटा, 4 दूनी 8, यहाँ पर 3 और 2 5 और 3 8। सल्फर भी कितने, 2। रिएक्शन भी पूरी तरह बैलेंस है। तो आपने क्या देखा कि फेरस सल्फेट को, यहाँ पर पूरी थ्योरी भी दिखाता हूँ बेटा मैं आपको। फेरस सल्फेट को क्या करोगे, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को उष्मा देने पर उसका हरा रंग, उसका कौन सा रंग, उसका हरा रंग। फेरस सल्फेट को क्या देने पर बेटा, फेरस सल्फेट को उष्मा देने पर उसका हरा रंग बदल जाता है, उसका हरा रंग बदल जाता है, उसका हरा रंग बदल जाता है तथा फेरस सल्फेट का उष्मीय अपघटन, फेरस सल्फेट का उष्मीय अपघटन किसमें होता है, फेरिक ऑक्साइड में। और फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या है बेटा, फेरिक ऑक्साइड का जो सूत्र है वो है Fe2O3 तथा साथ में बनती है यहाँ पर SO2 गैस, जिसको सल्फर डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं, तथा इसमें SO3 गैस का निर्माण होता है। SO3 गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। SO3 गैस का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। पहला उदाहरण हो चुका है आपका, ये जो आपका Fe2O3 जो फेरिक ऑक्साइड बन रहा है वो ठोस कंपाउंड है। एनसीईआरटी में पूरा दिया गया है कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को जब गर्म करेंगे, उष्मा देंगे, तो उसका हरा रंग बदल जाता है। रंग क्यों बदला, क्योंकि उसके जो जल के अणु हैं वो बाहर निकल गए। और FeSO4 का जो अपघटन है उसमें 3 कंपाउंड बनते हैं, फेरिक ऑक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है, साथ में SO2 गैस बनती है और SO3 गैस का निर्माण होता है। बेटा अगर SO2 गैस की प्रकृति पूछे तो अम्लीय होती है, ये और बता दूं। और इस अभिक्रिया में जो 3 उत्पाद बन रहे हैं उसमें से फेरिक ऑक्साइड की जो अवस्था है वो ठोस होती है, जबकि SO2 तथा SO3 कौन सी अवस्था में पाई जाती है, गैस अवस्था में पाई जाती है। ये था आपका फेरस सल्फेट का उसमें वियोजन। इसके अलावा मैं दूसरा उदाहरण भी और वियोजन का बताना चाहूंगा। दूसरा उदाहरण क्या है बेटा, दूसरा उदाहरण आपका जो दूसरा उदाहरण है वो क्या है, दूसरा उदाहरण ये है कि आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप गर्म करोगे, उष्मा दोगे, कैल्शियम कार्बोनेट को भी उष्मा देने पर ये CaO तो बोलते हो आप कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बोलते हो, कैल्शियम ऑक्साइड तथा बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड तथा बिना बुझा चूना। और साथ में ये बनाता है आपका क्या, H2O। साथ में क्या बना, सॉरी बेटा, CO2 गैस। यहाँ पर बनती है आपकी कौन सी गैस, CO2 गैस। यहाँ पर कौन सी गैस का निर्माण होता है, आपका CO2 गैस का निर्माण होता है। अभिक्रिया के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है, CO2 गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को आप उष्मा देते हो, कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देने पर इसमें अपघटित हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 गैस में, एवं CO2 गैस में अपघटित हो जाता है। CO2 गैस में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। CO2 गैस में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। तो बेटा इस अभिक्रिया को भी जरा ध्यान से देखिए। अभिकारक कितना है, एक ही है। अभिकारक कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट। और उत्पाद कितने हैं, 2 है। ये दोनों उत्पाद हैं। एक अभिकारक को उष्मा देने पर अगर वो 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट रहे हैं तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसका रासायनिक सूत्र है CaO। रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaO। और साथ में आपकी बन रही है CO2 गैस। उत्पाद 2 बन रहे हैं, तो ये भी किसका उदाहरण हुआ आपका, ये उदाहरण भी हुआ आपका बेटा उसमें अपघटन का। तो यहां तक आपको उसमें अपघटन मैं आपको पूरी तरह कवर करा चुका हूं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे बेटा अपन, आपका यहां पर मैं पूरा समझा चुका हूं। अब जो नया उदाहरण है, दूसरा उदाहरण वियोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। कौन से अभिक्रिया का उदाहरण है बेटा,
वियोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। इस क्रियाकलाप में जरा ध्यान से देखना, ये भी वियोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। इसमें भी बेटा उष्मा दे रहे हैं। क्रियाकलाप में क्या है, क्या आपके पास में एक स्टैंड है, स्टैंड, और उस पर क्या लगा हुआ है, बर्नल लगा रखा है, और आप क्या ले रहे हो, लेड नाइट्रेट ले रहे हो, इसमें क्वथन नली में, और ये प्रज्ञनली को पकड़ने वाला चिमटा है। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करें, उष्मा दें तो क्या होता है वो मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। तो बेटा क्या होगा यहाँ पर, इसको पूरी समीकरण के द्वारा मैं बताता हूँ। एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए, क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर गर्म कीजिए, क्या होता है, क्या परिवर्तन हुआ उसको नोट कीजिए। तो बेटा परिवर्तन को नोट करते हैं, अभी उसमें वियोजन का ही उदाहरण है ये भी। तो पहला उदाहरण तो फेरस सल्फेट का बता दिया, दूसरा उदाहरण कैल्शियम कार्बोनेट वाला बता दिया, और तीसरा उदाहरण है आपका क्या बेटा, तीसरा उदाहरण है लेड नाइट्रेट का, लेड नाइट्रेट का, लेड नाइट्रेट का उष्मीय वियोजन। लेड नाइट्रेट का कौन सा वियोजन, उष्मीय वियोजन, लेड नाइट्रेट का उष्मीय वियोजन। तो सबसे पहले लेड आयन जब नाइट्रेट के साथ होता है तो Pb+2 में होता है, और नाइट्रेट होता है आपका NO3-। सूत्र बनाना सिखा रहा हूं यहाँ पर मैं आपको, क्रॉस गुणा करेंगे तो Pb 1 से गुणा होगा, जब धनायन पर ऋणायन पर आवेश अलग अलग हो जाए ना बेटा, तब क्रॉस गुणा करते हैं। तो Pb को 1 से गुणा किया तो Pb, और 2 किससे गुणा होगा, NO3 से। लेकिन जब धनायन पर ऋणायन से ज्यादा आवेश हो, तो ये पहले बात कर चुका हूं, धनायन पर ऋणायन से ज्यादा आवेश हो, ऋणायन में 2 या 2 से ज्यादा तत्व हो, तो NO3 में 2 तत्व है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो NO3 को ब्रैकेट में रखेंगे और क्या लगा देंगे, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये है आपका लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। और साथ में इसको क्या करेंगे, अब उष्मा देंगे, क्वथन नली में गर्म कर रहे हैं। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर ये सबसे पहले तो PbO में बदलता है, Pb+2 और -2 मिलकर PbO बना लेता है। तो आप वो होता है आपका लेड ऑक्साइड। क्या होता है बेटा आपका, लेड ऑक्साइड। और साथ में यहाँ पर एक गैस बनती है NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और आपकी क्या होती है यहाँ पर, कौन सी गैस बाहर निकलती है, ऑक्सीजन गैस। पहले समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं, नाइट्रोजन इधर 2 है तो यहाँ पर 2 लगा लो, देखो ध्यान से, रिएक्शन बैलेंस है, इधर भी नाइट्रोजन 2, इधर भी नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3 2 नहीं 6, 2 2 4, 4 1 5, 5 और 2 कितनी हो रही है यहाँ पर बेटा, 7 हो रही है। तो देखिए यहाँ पर 2 लगा के देखो, और इधर भी 2 लगा कर देखो। अब Pb कितने हैं, इधर भी Pb 2, इधर भी Pb 2, नाइट्रोजन कितनी हो गई, 2 2 तो ये रही, नाइट्रोजन बेटा यहाँ पर बैलेंस नहीं हो रही क्योंकि 2 तो ये रही, और 2 से गुणा करेंगे तो टोटल 4 हो जाएगी। अपने वहां पर कितनी है, ओनली 2 ही है। तो आप इसको ऐसे भी बैलेंस कर सकते हो बेटा, बैलेंसिंग में कंफ्यूज ना हो, बैलेंस तो ऐसे भी कर सकते हो। बैलेंस कैसे कर सकते हो, इसको बैलेंस करना मैं सिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर से 2 हटा दीजिए, आप एक काम कीजिए बेटा, यहाँ पर से क्या हटा दो, 2 हटा दीजिए। क्या हटा सकते हो, यहाँ से 2 हटा सकते हो, 2 हटा दो यहाँ से बेटा, यहाँ से 2 हटा देंगे, ओनली यहाँ पर PbO रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर Pb लेड कितना है, लेड का परमाणु 1 है, इधर भी लेड का 1 है, ऑक्सीजन 3 2 नहीं 6 है। इधर देखो 2 2 4 4 2 2 2 4 4 2 1 6 1 7, इधर 3 2 नहीं 6 ही है। यहाँ पर 1/2 लगा दीजिए। अब रिएक्शन पूरी तरह बैलेंस हो चुकी है क्योंकि नाइट्रोजन इधर 2 है, 1/2 मिलाते ऑक्सीजन तत्व, अणु तो ऑक्सीजन का O2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 1/2 लगा दोगी तो ऑक्सीजन का परमाणु तो कितना बचा, 1 ही बचा। ऑक्सीजन गैस का सूत्र तो O2 ही होता है ना, इसलिए मैंने 1/2 लगाकर ऑक्सीजन गैस की संख्या को समान किया है, न कि ऑक्सीजन गैस का सूत्र बदला है। सूत्र तो क्या रहता है, O2 ही होता है। तो इस अभिक्रिया में ध्यान से देखिए आपका जो अभिकारक है वो क्या है, लेड नाइट्रेट, और उत्पाद क्या है आपका, लेड ऑक्साइड PbO, और साथ में क्या बन रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और O2। भूरे रंग की गैस होती है, भूरे रंग की गैस। तो परिवर्तन क्या दिखेगा आपको, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, जो कौन से रंग की होती है, भूरे रंग की होती है। तो जब भी लेड नाइट्रेट का उसमें वियोजन करेंगे तो लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन तथा आपकी भूरे रंग की गैस का निर्माण होता है। तो इसको थ्योरी में लिखवाता हूं बेटा आपको। थ्योरी में क्या लिखवाऊंगा कि लेड ऑक्साइड का, लेड नाइट्रेट को उष्मा देने पर, लेड नाइट्रेट को उष्मा देने पर लेड ऑक्साइड क्या बनेगा आपका, लेड ऑक्साइड, जिसको आप क्या बोलोगे, PbO, तथा ऑक्सीजन गैस O2 गैस एवं भूरे रंग की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, भूरे रंग की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड गैस, भूरे रंग की नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड गैस का, भूरे रंग की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का मतलब उस गैस का सूत्र होता है NO2। NO2 का निर्माण होता है, NO2 का क्या होता है, निर्माण होता है, NO2 का निर्माण होता है। तो इस पूरी अभिक्रिया में आपको मैंने बता दिया, जब फोतन नली में लेड नाइट्रेट को गर्म करके देखोगे मेरे लाडलो, आपके कितने कंपाउंड बनेंगे, अभिकारक एक ही रहेगा, PbNO3 का होल ट्वाइस, और साथ में आपके उत्पाद बनेंगे लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस और भूरे रंग की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। यही इसमें पता चलेगा कि कौन सी गैस बाहर निकल रही है, नाइट्रोजन गैस, क्योंकि वहां पर भूरे रंग की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। तो पहला खत्म हो चुका है वियोजन का। दो एक अभिकारक टूटे कितने में, दो या दो से ज्यादा में, तीन प्रकार की होती है, उसमें वियोजन उष्मा देने पर अपघटित हो रहे थे। तीन उदाहरण, पहला उदाहरण था फेरस सल्फेट का, उसमें अपघटन क्रिस्टल का, दूसरा था कैल्शियम कार्बोनेट का, उसमें अपघटन, और तीसरा था लेड नाइट्रेट का, उसमें अपघटन। और ये बेटा जो समीकरण मैंने दिखाई थी ये भी बोर्ड एग्जाम में पहले आ चुकी है, PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं बेटा वियोजन ही अभिक्रिया की। बेटा वियोजन अभिक्रिया की, वियोजन अभिक्रिया में अगला थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें एक आपको चित्र दिखेगा और जिसका दे रखा है जल का विद्युत अपघटन करने पर, जल का क्या देने पर बेटा, विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन करने पर। तो क्या ले रखा है, इसमें एक पात्र ले रखा है और पात्र में क्या भर दिया, जल भर रखा है, और दो इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, ग्रेफाइट रोड लगा रखे हैं जो कार्बन के इलेक्ट्रोड होते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रोड। सबसे पहले तो मैं सभी दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ, ये जो डायग्राम है ये PYQ है। एक बार पूछा गया है कि जल का विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों बच्चों सभी तो सबसे पहले तो इस चित्र को पूरा अच्छी तरह से बनाना, ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है क्वेश्चन है। साथ में इसमें जल मिला दिया और नीचे से दो छिद्र किए और रबड़ के डॉट लगा दिए, इलेक्ट्रोड दो थे, एक तो एनोड था और एक क्या था आपका बेटा, कैथोड था। तो इसमें थोड़ी सी मात्रा में आपको यहाँ पर बेटा थोड़ी सी मात्रा में इसमें तनु H2SO4 में मिलाते हैं, क्योंकि अम्लीय माध्यम यहाँ पर उत्पन्न किया जाता है। और ये कह रहा है कि जल का विद्युत अपघटन करो, जल का क्या करो बेटा, विद्युत अपघटन। देखो बेटा पूरा क्रियाकलाप में आपको पढ़वा देता हूँ, पहले यहाँ से ध्यान से देखना बेटा, क्रियाकलाप को पूरा समझना। एक प्लास्टिक का मग लीजिए, तली में दो छिद्र करे, तली में क्या करे बेटा, दो छिद्र करे, तली में यहाँ पर कितने छिद्र करने हैं, दो छिद्र करने हैं। इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए और कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ो, 6 वोल्ट की। मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए। जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे मिलाइए। जल से दो भरी असंख्यित प्रकनलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा करके रखिए। जो दो प्रकनलियां थी उसमें प्रकनलियों को उल्टा करके रखना है। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर छोड़ दीजिए, छोड़ दिया। इसके बाद में क्या कहना चाह रहा है, इसके बाद में कहना है कि दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप क्या देखोगे, बुलबुले बनते हुए देखोगे। दोनों इलेक्ट्रोडों पर क्या देखोगे, बुलबुले बनते हुए देखोगे। दोनों इलेक्ट्रोड पर बुलबुले बनते हुए देखोगे। ये बुलबुले असंख्य नलिका से जल को विस्थापित कर देते हैं। क्या दोनों प्रक्रियाओं में एकत्रित गैस का आयतन समान है, गैस का आयतन समान है या नहीं, ये देखना है। जलती हुई मोमबत्ती को दोनों प्रक्रियाओं के मुंह पर ले जाने पर इन गैसों की जांच कीजिए। तो इन सारे क्वेश्चनों का जवाब मैं देने वाला हूं आपको। कैसे, आपने बेटा जल का विद्युत अपघटन करना है। दूसरा जो वियोजन अभिक्रिया का प्रकार है वो आपका क्या है बेटा, जल का विद्युत अपघटन। दूसरा प्रकार आपका क्या है, जल का विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन। तो बेटा जल का विद्युत अपघटन करते हैं अपन H2O। तो यहाँ पर आपको 2H2O लेना है। क्योंकि H2O क्यों नहीं ले रहा है, इसका भी रीजन मैं आपको समझा सकता हूँ कि H2O क्यों नहीं ले रहा। क्योंकि अगर आप H2O लेते हो बेटा, आपका यहाँ पर H2O लेने पर आपका यहाँ पर क्या होता है, गैप टूटेगा। इसमें क्या है, जल है, जल में क्या प्रवाहित करनी पड़ेगी आपको, विद्युत धारा। विद्युत धारा 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा था ना बेटा डायग्राम में। जब वो दोनों इलेक्ट्रोडों में जल भर रखा है, दोनों इलेक्ट्रोडों को उल्टा भर रखा है, और उन दोनों प्रकनलियों में भी क्या है, जली थी, और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया। अब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जल का विद्युत अपघटन होगा। और जल का विद्युत अपघटन किस में होता है, हाइड्रोजन गैस में होता है। कौन सी गैस में, हाइड्रोजन गैस में। एक तो होता है हाइड्रोजन गैस में, और साथ में अगर इसको H2O लेता हूं मैं तो यहाँ पर एक नवजात ऑक्सीजन बनती है। और कभी भी नवजात ऑक्सीजन स्वतंत्र नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पर तो अकेली है ना ऑक्सीजन, और अकेले ऑक्सीजन को नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं। नवजात ऑक्सीजन कभी बन ही नहीं सकती, इसलिए यहाँ पर 2H2O लूंगा और यहाँ पर क्या बन जाएगी आपकी ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस। तो अब मैं आपको आंसर देने वाला हूं। जल के विद्युत अपघटन में समीकरण संतुलित है। जल का विद्युत अपघटन करने पर दो गैसें बनती है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। पहला क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं कि कौन कौन सी गैसें बनती है।
तो जल के विद्युत अपघटन में, जल के विद्युत अपघटन में यहाँ पर भी देख लो अभिकारक कितना है, ओनली एक ही है जिसका नाम है जल। और उत्पाद कितने बन रहे हैं, दो, लेकिन विद्युत धारा देने पर बन रहे हैं। होने में तो वियोजन अभिक्रिया हुई ना, एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए वो अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन मेरे भाइयों आपको पता है विद्युत धारा देने पर हो रहा है, इसलिए इसको आप विद्युत अपघटन भी बोल देते हो। डायग्राम मत भूलना, क्योंकि डायग्राम परीक्षा में आया हुआ है, डायग्राम को समझना है, पूरा चित्र आपको बिना देखे आना चाहिए। एक बार क्या हुआ, 2022 के पेपर को उठा के देखना ना राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों, आपके लिए स्पेशल बात है। राजस्थान बोर्ड के 2022 का पेपर साइंस का उठा के देखना, उसमें 7 नंबर केमिस्ट्री के डायग्राम के क्वेश्चन के आए थे। और अक्सर 10th के जो स्टूडेंट होते हैं वो बायो के डायग्राम पूरे कर लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स के डायग्राम नहीं कर पाते हैं, याद नहीं करते, समझ नहीं पाते हैं। तो 7 नंबर वहां से आए थे बेटा। आपको एक एक लाइन टू लाइन पढ़ना है, लाइन टू लाइन समझना है, डायग्राम सभी आनी चाहिए जितने, इसीलिए मैं आपको क्रियाकलाप करवा रहा हूं। तो जल के विद्युत अपघटन का आप नामांकित चित्र पक्का बना लेना। जो पहला क्वेश्चन ये था कि जल के विद्युत अपघटन में कौन कौन सी गैसें बनती है, तो जल के विद्युत अपघटन में 2 गैसें बनती है। जल के विद्युत अपघटन करने पर 2 गैसें कौन सी बनती है, हाइड्रोजन गैस। कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे थे ना कार्बन के, ग्रेफाइट की 2 रोड लगा रखी थी, एक एनोड था और एक कैथोड था। तो कैथोड पर कौन सी गैस बनती है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। कैथोड पर कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस, का सूत्र होता है H2। एवं एनोड पर कौन सी गैस बनती है, एनोड पर कौन सी गैस बनती है, एनोड पर आपकी कौन सी गैस बनती है बेटा, ऑक्सीजन गैस, जिसका सूत्र होता है O2। एनोड पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ चुका है कि जल के विद्युत अपघटन में कौन कौन सी गैसें बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस कहाँ प्राप्त होती है, कैथोड पर, ऑक्सीजन गैस कहाँ प्राप्त होती है, एनोड पर। उसका जो दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप जैसे ही वो प्रज्ञलियां विद्युत अपघटन हो जाएगा तो वो गैस कैसे निकलेगी, बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। बुलबुलों के रूप में क्यों बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि बेटा जो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस वायु से भी क्या होती है, वायु की तुलना में हल्की होती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, वायु की तुलना में हल्की होती है, हल्की होती है। इस कारण बुलबुलों के रूप में जल में से क्या निकलते हैं बेटा, इस कारण जल में से बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। बुलबुलों के रूप में क्या निकलती है, बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है बेटा। वो कह रहा है ना कि जल के विद्युत अपघटन में जो प्रज्ञलियां हैं उन प्रज्ञलियों में से जो गैस निकलेगी वो बुलबुलों के रूप में निकलती है। क्यों निकलती है, वो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस वायु की इससे भी ज्यादा क्या होती है, हल्की होती है और जल में से बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। तीसरा जो क्वेश्चन है उसका जवाब देने वाला हूं इसी का। तीसरा क्वेश्चन ये था उसका, क्या दोनों प्रज्ञलियों में जो गैसें बन रही है उनका आयतन समान है। तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर तीसरे पॉइंट के बारे में बात करूंगा, क्या प्रज्ञलियों में गैसों का आयतन समान है, गैसों का आयतन समान है, नहीं होगा समान। प्रज्ञलियों में गैसों का आयतन समान है, नहीं होगा, क्योंकि बेटा आपका H2O का अपघटन कर रहे थे, जल ले रहे थे, क्योंकि H2O ले नहीं सकते क्योंकि नवजात ऑक्सीजन बनती है। विद्युत अपघटन कर रहे थे, विद्युत अपघटन, तो बेटा क्या हो रहा था आपका, यहाँ पर बन रही थी H2 गैस और यहाँ पर बन रही थी आपकी O2 गैस, ऑक्सीजन गैस। ये प्राप्त हो रही थी आपको एनोड पर और ये प्राप्त हो रही थी आपको कैथोड पर। बैलेंस के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे। तब आपको 2 प्रज्ञलियां थी, एक प्रज्ञली कैथोड की तरफ थी, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बन रही थी और एनोड पर आपको ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो रही थी। तो गैसों का आयतन समान रहेगा, नहीं रहेगा। एक गैस आधी मात्रा में बनेगी तो एक गैस उससे दुगनी मात्रा में प्राप्त होती है। वो कैसे प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का जो रेशियो है, H2 गैस अनुपात O2 गैस का जो अनुपात है, यहाँ पर गैस का अनुपात वो क्या है, यहाँ पर है, ये तो 2 हाइड्रोजन गैस के कितने अणु बनेंगे, 2, और यहाँ पर कितने बनेंगे, एक अणु बनेगा। मतलब एक गैस हाइड्रोजन गैस होती है वो ऑक्सीजन गैस की तुलना में दुगनी मात्रा में बनती है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या होती है, हाइड्रोजन गैस O2 गैस की तुलना में क्या बनती है, O2 गैस की तुलना में दुगनी मात्रा में बनती है, दुगनी मात्रा में क्या होती है,
बनती है। बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा ये, बच्चों को समझ में नहीं आता कि जो आपकी जल के वैद्युत अपघटन में दो प्रश्नलियां लगा रखी थी, एक एनोड की तरफ थी, एक कैथोड की तरफ थी। उन दोनों प्रश्नलियों में जो गैसें बन रही है वो कौन सी थी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैथोड पर, ऑक्सीजन एनोड पर। परंतु उसका जो क्वेश्चन था वो बैंक करता कि दोनों गैसों का आयतन प्रश्नलियों में समान रहेगा, नहीं रहेगा भाई साहब। एक पर जो हाइड्रोजन गैस बन रही है वो ऑक्सीजन गैस की तुलना में दुगनी बनती है, क्योंकि कभी भी जल का सूत्र H2O नहीं लेकर H2O लेंगे, क्योंकि आपका नवजात ऑक्सीजन का निर्माण नहीं रह सकती। नवजात ऑक्सीजन वो हमेशा O2 में बदलती है। तीसरा क्वेश्चन उसका ये था बेटा कि जलती हुई मोमबत्ती को ले जाने पर आपको क्या दिखाई देता है, कौन सी घटना घटित होती है? तो बेटा तीसरा क्वेश्चन, कैथोड पर जो हाइड्रोजन गैस होती है उसके पास अगर कैथोड की प्रज्ञाली की तरफ आप जलती हुई मोमबत्ती लेके जाओगे तो आग लग जाएगी। क्या लग जाएगी? आग। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हाइड्रोजन गैस के पास, हाइड्रोजन गैस के पास, हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर, जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर, मोमबत्ती ले जाने पर एक घटना घटित होती है। मोमबत्ती ले जाने पर क्या हो जाता है? ले जाने पर आपको एक विशेष ध्वनि सुनाई देती है, गैस जलती है फटफट की ध्वनि के साथ। कौन सी ध्वनि के साथ बेटा? फट फट की ध्वनि के साथ, फटफट की ध्वनि या पॉप पॉप की ध्वनि, पॉप पॉप की ध्वनि सुनाई देती है। पॉप पॉप की ध्वनि सुनाई देती है, पॉप पॉप की ध्वनि सुनाई देती है। मतलब हाइड्रोजन गैस कौन सी ध्वनि के साथ जलती है? पॉप पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। और ये हाइड्रोजन गैस होती है, इसके पास जलती हुई मोमबत्ती लेके जाओगे तो आपको फटफट की ध्वनि या पॉप पॉप की ध्वनि के साथ ये जलती हुई सुनाई देती है। तो ये जो दूसरा प्रकार था वियोजन अभिक्रिया का ही था, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हुआ है, इसलिए ये जल का विद्युत अपघटन हो रहा है। वियोजन अभिक्रिया का लास्ट प्रकार है, उसको मैं समझाने वाला हूं बेटा। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको पूरा समझ में आया है। गैसों का आयतन ध्यान रखना, एक गैस दुगनी मात्रा में तो एक आधी मात्रा बनती है। ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन गैस की तुलना में आधी मात्रा में बनेगी, 2:1 रहेगा। ये 20 ग्राम बनेगी तो ऑक्सीजन 10 ग्राम ही बनती है। तीसरा प्रकार की तरफ चलता हूं बेटा, जो आपका अंतिम प्रकार है वो क्या है? ये देखो, ये खिड़की है, खिड़की और जंगला, समझ में आ गया होगा। ये मकान का खिड़की दे रखा है यहाँ पर बेटा, ये खिड़की है, खिड़की। और खिड़की में आपको पता है कांच की खिड़की, खुला हुआ है। एक चाइना डिश ले रखी है, प्याली है, इसमें आपने सिल्वर क्लोराइड डाल रखा है। तो क्या है? चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए। इसका रंग क्या है? रंग भी बताना है आपको। चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए, थोड़ी देर के पश्चात सिल्वर क्लोराइड के रंग को देखिए। तो बेटा ऐसी अभिक्रिया आपकी कहलाती है प्रकाश अपघटन। क्या कहलाती है? प्रकाश अपघटन। ये कहलाती है आपकी प्रकाश अपघटन। आपकी क्या कहलाती है? प्रकाश अपघटन कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया का तीसरा प्रकार ही है प्रकाश अपघटन। मतलब अभिकारक को क्या मिल रहा है यहाँ पर? प्रकाश। अभिकारक आपका कौन है? सिल्वर क्लोराइड। तो देखते हैं क्या होता है बेटा इसमें, आपको मैं बताता हूँ इसमें आपका क्या होता है। प्रकाश अपघटन में आपका क्या हो रहा है कि आपका जो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड AgCl, AgCl सिल्वर क्लोराइड होता है आपका सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड है, इसका रंग होता है बेटा श्वेत। रंग कैसा होता है इसका? श्वेत रंग होता है। और तो क्या दें, अगर सूर्य का प्रकाश मिल जाए, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, तो ये बेटा Ag सिल्वर धातु में टूटता है। एक तो सिल्वर धातु में टूटता है और साथ में आपका Cl2 गैस क्लोरीन गैस में टूटता है, और इसका रंग कैसा हो जाता है? दूसरा हो जाता है। यहाँ पर मैं थ्योरी में लिखता हूँ कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का को सूर्य के प्रकाश में रखने पर, सूर्य के प्रकाश में रखने पर, सूर्य के प्रकाश में रखने पर उसका उसका श्वेत रंग, श्वेत रंग किसका ही है? श्वेत रंग है आपका AgCl का। उसका श्वेत रंग दूसरे रंग में बदल जाता है, मतलब थोड़ा स्लेटी हो जाता है, धुंधला हो जाता है, दूसरे रंग में बदल जाता है, दूसरे रंग में बदल जाता है तथा बदल जाता है तथा इसका वियोजन AgCl का वियोजन, AgCl का वियोजन, वियोजन AgCl का वियोजन किसमें होता है? Ag धातु में, Ag धातु में, सिल्वर धातु में तथा Cl2 गैस तथा Ag तथा किसमें? Cl2 गैस क्लोरीन गैस में हो जाता है, Cl2 गैस में हो जाता है, Cl2 गैस में हो जाता है बेटा।
यहाँ पर क्या है कि जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो सिल्वर धातु और कौन सी गैस बनती है आपकी, क्लोरीन गैस बनती है। और इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर उसका श्वेत रंग किसमें बदल जाता है, दूसरे रंग में बदल जाता है। और आपका AgCl का वियोजन सिल्वर धातु में और Cl2 गैस में हो जाता है। अब और बात करते हैं, अभी ये पहला उदाहरण है प्रकाश अपघटन का। इसी प्रकार क्या होता है, इसी प्रकार आपका जो सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, Ag को सिल्वर, Br को बोलो ब्रोमाइड, ये सिल्वर ब्रोमाइड है। सिल्वर ब्रोमाइड का इंपोर्टेंट है, ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिल्वर ब्रोमाइड को किसमें रखो, ये टॉस कंपाउंड होता है, तो भी रखो आप बेटा। वो रिएक्शन जो पीछे वाली थी उसको बैलेंस कर लेना आप। इसमें आप सूर्य के प्रकाश में रखो, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में इसका भी वियोजन होता है Ag धातु में, और साथ में आपकी कौन सी गैस बनती है, Br2 गैस। यहाँ पर टॉस लगाना, ये सिल्वर धातु है, सिल्वर धातु, ये Br2 गैस बन जाएगी। बैलेंसिंग के लिए मैं यहाँ पर 2 लगा रहा हूँ, यहाँ पर भी 2 लगा दूंगा। तो सिल्वर ब्रोमाइड का AgBr को प्रकाश देने पर, AgBr को क्या देने पर, प्रकाश देने पर, प्रकाश देने पर सिल्वर क्लोराइड की तरह ही सिल्वर धातु, सिल्वर धातु Ag का Br2 गैस, ब्रोमीन गैस। Br2 गैस को कौन सी गैस बोलते हैं, ब्रोमीन गैस। ब्रोमीन गैस में अपघटित हो जाता है, ब्रोमीन गैस में अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। तथा इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई क्वेश्चन तो यहाँ से आया है कि जो AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद ही कर लेना, परीक्षा में जरूर मिलेगी आपको। AgBr की प्रकाश अपघटन अभिक्रिया का उपयोग, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया का उपयोग, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया का उपयोग, अभिक्रिया का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी, श्वेत श्याम फोटोग्राफी, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। श्वेत श्याम फोटोग्राफी याद रखना, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है, उसमें किया जाता है। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। कौन से अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, सिल्वर, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है ना, उसमें सिल्वर ब्रोमाइड की वियोजन अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि किस पदार्थ की वियोजन अभिक्रिया का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, वो पदार्थ कौन सा है, आपका AgBr है। इस प्रकार ये प्रकाश अपघटन की अभिक्रिया आपकी खत्म होती है। तो बेटा आज मैंने आपको पढ़ाया संयोजन और वियोजन अभिक्रिया को पूरी डिटेल से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपसे कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पूरा समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अगर पूरा समझ में आया है और प्रत्येक टॉपिक क्लियर हुआ है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना आप फैला सकते हो इसको फैलाइए, ताकि बेटा मैं भी मोटिवेटेड होता हूँ, और आपके रेस्पॉन्स से ही मेरे को पता चलता है कि मैं आपको कितना समझाने में सफल हो रहा हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में जो भी सजेशन है, जो भी चीजें आपको करनी है आगे, आपकी जो भी आपको जानना है मुझसे, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। भूलना मत वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।